गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। अंग्रेजी विषय में आज हम टेंस से टॉपिक्स शुरू करते हैं जो सभी बच्चों को एक बहुत मुश्किल से समझ में आता है और उसको कई मुसीबतें झेलनी पड़ती है, वो कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए अपन उस टेंस के चैप्टर को ऐसे समझ करके करते हैं कि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। आज के इस इंग्लिश के पीरियड में सब्जेक्ट में आपका सभी का स्वागत है। टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टेंस का अर्थ, हिंदी में टेंस को काल कहते हैं। काल का मतलब कोई भी जो कार्य हुआ है उसका क्या अवस्था है, उस कार्य की अवस्था को समझते हुए अपन टेंस से जुड़े रहते हैं। टेंस में एक्शन और इवेंट को देखा जाता है कि टेंस में किस प्रकार की एक्शन हुई है या किस प्रकार का उसका टाइम है। तो टाइम और स्टेट को देखते हुए अपन टेंस को समझ सकते हैं। टेंस की परिभाषा अगर देखी जाए तो कह सकते हैं कि टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी प्रकार की जो क्रिया होती है उसका रूप क्या है, किस रूप में उस क्रिया का संचालन हुआ है या वो क्रिया किस रूप में आई है। कोई भी कार्य था, जैसे एक्शन था या कोई इवेंट हुई थी, उस एक्शन और इवेंट का समय और स्थिति से स्टेट से क्या जुड़ाव था, इसको समझते हुए अपन टेंस को समझ सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में अपन समझें तो ये कह सकते हैं कि टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब विच सो द टाइम एंड स्टेट of an action or event। यानी कोई भी कार्य या जो घटना किस समय में घटित हुई है उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन टेंस का सहारा लेंगे और इस टेंस के जरिए हम किसी भी सेंटेंस की स्थिति को समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किस प्रकार का कार्य घटित हुआ है। मूल रूप से अपन टेंस को समझने के लिए इसके भागों का वर्गीकरण करते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं वो समझते हैं। तो टेंस को मूल रूप से अपन 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और भविष्य का फ्यूचर मतलब भविष्य। कोई भी कार्य किस समय में, यानी वर्तमान समय में या भूतकाल के समय में या भविष्य काल के समय में घटित हुआ है,
उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम टेंस का सहारा लेते हैं और इस प्रकार से इस काल को हम टेंस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान काल यानी अपन ये समझ सकते हैं कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कौन सा कार्य घटित हुआ है उसको समझने के लिए अपन वर्तमान का प्रयोग करेंगे, बीते हुए समय को प्रदर्शित करने के लिए भूतकाल का प्रयोग करेंगे और भविष्य यानी आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। मूल रूप से 3 पार्ट होने के बाद इनके अंदर हम लोग 4 भाग का और वर्गीकरण करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के अंदर 4-4 पार्ट डिवाइड किए अपन ने। उनका भागों के नाम है इंडिपेंडेंट टेंस या सिंपल टेंस, दूसरा भाग कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यू। इन भागों की सहायता से हम आसान तरीके से इनके भागों को समझा जा सकता है। जैसे इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, मतलब कोई भी साधारण चीजें इस भाग में अपन समझ सकते हैं। वाक्य का जो प्रकार है, वाक्य के प्रकार में साधारण जो भी इनकी स्थिति थी उसको समझा जा सकता है। और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, चाहे फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस ले लो, उसके अंदर इस पार्ट को समझने के लिए अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस या पास्ट इंडिपेंडेंस या फ्यूचर इंडिपेंडेंस इस प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पास्ट का रूप उठाएंगे तो पास्ट में पहला पार्ट पास्ट इंडिपेंडेंट या सिंपल टेंस, या दूसरा पास्ट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू इस रूप में समझा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर के पार्ट यही समझे जा सकते हैं, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये टेंस के पार्ट को समझने के बाद पहला टॉपिक जो अपन लेते हैं वो है सबसे पहले प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस या सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस या सिंपल टेंस साधारणतः शब्दों से ही पता चल रहा है कि इसमें साधारण चीजें, साधारण वाक्य और वर्तमान स्थिति को समझते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। पहचान के रूप में अगर अपन करें कि इस टेंस की पहचान क्या होती है या इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो अपन समझ सकते हैं कि जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। ये एक प्रकार से सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये शो हो रहा है कि क्रिया के साथ में इन्होंने ता है का प्रयोग जोड़ा है। ता है मीन्स प्रेजेंट इंडिपेंडेंस को शो कर रहा है
और इस वाक्य में क्रिया है। इस कारण से ये वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का वाक्य है। इसको ये बता रहा है कि इस वाक्य में क्रिया के साथ में कोई भी काम किया जा रहा है, इस वाक्य को क्रिया से जोड़ा जा रहा है। तो राम विद्यालय जाता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाक्य क्रिया वाला है और इस टेंस में इस वाक्य की क्या एक्शन और कि एक्शन का क्या टाइम था, ये शो करते हुए इस वाक्य को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इस टेंस की ये पहचान हुई कि इस वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में हम इसके वाक्य की फॉर्मेशन बनाएंगे कि किस प्रकार से इसको फॉर्मेशन में कर डालते हैं। तो जैसे ये हिंदी पहचान हुई, इसी प्रकार से अंग्रेजी पहचान करने के लिए इसमें हम लोग दो चीज काम करेंगे। एक तो क्रिया की फॉर्म कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब जिसे अपन कह सकते हैं हिंदी में सहायक क्रिया, और वर्ब का मतलब हो गया उसकी मेन क्रिया की क्या फॉर्म थी, क्रिया किस रूप में थी, उसको शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर डू डज, लेकिन डू डज का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में इसके साथ ही छिपा रहता है। डू डज का प्रयोग नेगेटिव में शो होगा। जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले वाक्य का पहला रूप होता है जो सकारात्मक होता है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले अपन सकारात्मक वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले वाक्य रचना तैयार करेंगे। तो वाक्य रचना में एफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्रिया के साथ में जो डू और डज बताया था वो हम उसके साथ में एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करके करते हैं, जो क्रिया के अंदर ही जोड़ा जाता है। कहीं पर एस लगता है, कहीं ई एस, कहीं आई एस। इसका जो नियम है उस नियम के अनुसार एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिया के साथ में ही जोड़ा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य को अगर एफर्मेटिव रूप में बनाया जाए तो सबसे पहले ये वाक्य बनता है। इसमें तीन चीजों के प्रयोग किया अपन ने, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस वाक्य का संचालन करने वाला, इस वाक्य का ड्राइवर जिसे अपन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वाक्य चल रहा है, इसका ड्राइवर राम है। और वो राम अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट कहलाता है। उस सब्जेक्ट की सहायता से उस क्रिया को जोड़ा जाएगा और क्रिया के साथ में उसका कर्म क्या है उसको जोड़ा जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों का मिला जुला रूप, इनको जोड़कर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इसको अंग्रेजी बनाने के लिए इस पटरी पर चलना पड़ेगा। इस पटरी की सहायता से ही ये वाक्य पूरा होगा। जैसे राम विद्यालय जाता है, सेंटेंस बनाया जा सकता है राम गो टू स्कूल। लेकिन राम गो टू स्कूल के साथ में एक चीज रह जाती है, वो है एस, ई एस और आई एस का प्रयोग। नियमानुसार, नियमों के अनुसार मूल क्रिया के पीछे ओ आने के कारण उसके साथ में ई एस जोड़ा जाता है। प्लस इसमें दो नियम होते हैं कि अगर वाक्य का कर्ता मीन्स कार्य करने वाला सब्जेक्ट अगर सकारात्मक है, अगर सिंगुलर है, तो अपन इसके साथ में एस, ई एस, आई एस को जोड़ते हैं। और अगर ये बहुवचन में है, प्लूरल है, इसके साथ में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। इस कारण से गो के साथ में अपन ई एस जोड़ रहे हैं, लेकिन इस कारण क्योंकि कर्ता एक वचन है, तो अपन लिखेंगे राम
गोज टू स्कूल। ये राम गोज टू स्कूल लिखने के बाद में ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ये हिंदी से इंग्लिश बनाया गया है। अब सबसे पहले ये पूछना अपन पूछते हैं कि इस वाक्य में कैसे पता चलता है कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये नियम के अनुसार ईएस जोड़ा जाता है, और इस ईएस और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए ये शो कर सकते हैं कि ये वर्तमान समय में कोई एक्शन हुआ है और उस एक्शन का टाइम वर्तमान है, इस कारण से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।